तो जो आप आज हो, आप अपने पास्ट की मेमोरी का अक्स में देख रही हो। यहाँ अर्थ पे चलता है माया का राज और महामाया तो ऊपर बैठी है। धीरे से हमें माया टू महामाया की जो जर्नी कवर करनी है, उसको बोल लीजिए आप मोक्ष पाठ। और मेरे साथ ही क्यों? उस वक़्त मोक्ष पाठ बहुत क्लियरली पूरी जर्नी बताएगा, जो पास्ट से शुरू होगी। पूर्व जन्म से देखेंगे और उसको पूरा मैप करेंगे जेनेसिस यानी पैदाइश होने से। जब से ये बीज आया, वहां से हम इसकी जर्नी पूरी मैप। तो 200 साल भी एक सोल के लिए नया है, क्योंकि इसमें कितने बर्थ हो जाएंगे? 200 साल में कितने बर्थ हो जाएंगे? 2 बर्थ तो एटलीस्ट हो सकते हैं, और उसके बीच में सोल रेस्ट भी करेगी। तो जिस जन्म में ये सीड आया, जिसकी आज हम ब्लॉकेज रिमूव कर रहे हैं या डिस्कशन कर रहे हैं, अगर वो 2000 साल पुरानी है, चैनल्स मतलब स्पिरिट्स या बहुत सारी ऐसी एंटिटीज, एज यू ग्रो हायर आप उन्हें देख भी पाओगे, आप उन्हें समझ भी पाओगे, या जैसे हम जिज्ञासा रखते हैं वैसे वो हमारे बारे में जिज्ञासा रखते हैं। ये क्या चीज है? एक मोडालिटी है जिसको हम बोलते हैं साइकिक मीडियमशिप। वो उस स्पिरिट को चैनलाइज कर सकता है, और कई बार वो अपनी बॉडी से यानी उन्हीं की आवाज में इंफॉर्मेशन आएगी, या वो देखकर उन्हीं की आवाज में आपको बात करे। नाउ दीज आर साइकिक मीडियम्स, जिसको बोलते हैं अवेकनिंग द डेड। और उस ऊर्जा से वो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, बात कर रहे हैं, और सामने वाला साफ सुन रहा है। 12-13 साल की छोटी बच्ची, जैसे ही मैंने उसको टच किया, आई सेंस्ड कि ये नॉर्मल टच नहीं, यहाँ पे कुछ और मिलेगा। मैं जब आती हूँ तो मेरे साथ साथ कोई आता है, जब मैं जाती हूँ तो मेरे साथ साथ कोई जाता है। वो बस मेरे सामने बैठे हैं, मुझे घूरते रहते हैं। फर्स्ट स्ट्रोक से ही मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक अपरी लेयर से हवा जैसी चीज पीछे की तरफ उसके पैरों की तरफ मूव कर रही है। उसके पैरों की तरफ कोई बैठा है दंडवत, वो बिल्कुल अलग ही एक चीज थी। जाने का रास्ता बना दो, हम भटक रहे हैं। नमस्ते व्यूअर्स, आज मैं फिर से एक बार आप सबके सामने हाजिर हूँ एक बहुत ही नए और मज़ेदार टॉपिक के साथ। आई एम श्योर आप सब ने अपने बचपन में लूडो तो ज़रूर खेला होगा और सांप सीढ़ी भी ज़रूर खेली होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्पिरिचुअल शो पर खेलकूद की बातें क्यों हो रही हैं। तो फ्रेंड्स, बात ऐसी है कि आज हम बात करने वाले हैं मोक्ष पट के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मोक्ष पट का क्या लूडो और सांप सीढ़ी से कोई कनेक्शन है। तो चलिए इन सभी डाउट्स को क्लियर करते हैं और मिलते हैं हमारी आज की एक्सपर्ट उषा जी से। उषा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। उषा मैम, आप 20 सालों से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपने काम किया और फिर अचानक से आपने सब कुछ छोड़कर स्पिरिचुअलिटी को ज्वाइन किया। ऐसा क्या हुआ था अचानक, क्यों आपने ये फील्ड चुना स्पिरिचुअलिटी को? एक्चुअली राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ये सब्जेक्ट्स मैं पढ़ती रही, बट द बेसिक थिंग वाज देयर वाज अ क्वेस्ट गोइंग ऑन कि ये नहीं कुछ और, ये नहीं कुछ और। हर कोर्स ज्वाइन किया, उसको खत्म किया, सर्टिफिकेशन ली, बट ये नहीं कुछ और। तो 2012 में ही रेकी एंटर्ड माय लाइफ, और उसको पढ़ते-पढ़ते आई रियलाइज्ड कि बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। पढ़ भी रही थी, कर भी रही थी, अपने ऊपर प्रैक्टिस कर रही थी, बिकॉज़ पहला नियम यही सीखा कि खुद को ठीक करो। और उस वक़्त मुझे लगा कि चीज़ें बहुत बदल रही हैं मेरे अराउंड। 2015 होते-होते ऐसा हो गया कि कुछ पर्सनल लाइफ़ के चेंजेस, कुछ काम के चेंजेस, और बहुत ज़्यादा उस समय तो मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था सब कुछ, बट हीलिंग वाज़ द ओनली वे। एंड वहाँ से जो ये एकदम मेरी जर्नी शिफ्ट हुई, तो टोटली मेरा काम से मन हटना शुरू हुआ, और एनर्जी हीलिंग की तरफ मेरा झुकाव शुरू हुआ। मतलब ये ट्रांज़िशन बोले तो मैंने खुद से नहीं किया, ये ऑटोमैटिकली चेंजेस आते गए, और उससे लड़ते या उससे जूझने के चक्कर में मुझे जहाँ पीस मिलता गया मैं वहाँ मूव करती गई। और आज बोल बोल सकते हैं कि मैं ट्रांज़िशन में थी। एंड फिर ऐसे ही मेरी जर्नी में मैं किसी से मिली हू इज़ आल्सो सपोज्ड टू बी अ हीलर। उनके मोडालिटीज़ अलग हैं, बट उन्होंने मुझे एक लाइन बोली थी, "उषा, अभी टाइम आ गया। अच्छा। अभी टाइम आ गया, आई कैन सी, तू डिसाइड कर ले कि क्या करना है और तुम्हें क्या छोड़ना है। रास्ता बनता जाएगा, छोड़ती जाना, बस मुड़ के मत देखना कि क्या छोड़ रही हो, क्या पकड़ रही हो। जस्ट चूज़ योर इंट्यूशन, और उसको सुनते हुए चलती जाएगी, मार्ग बनता जाएगा।" और आई एम वेरी थैंकफुल टू हर दैट शी सेड दोज़ वर्ड्स टू मी, बिकॉज़ 2015 के बाद जो मेरी लाइफ में चेंजेज़ आए,
आज मैं उनके लिए बहुत थैंकफुल हूँ। और स्पिरिचुअलिटी में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप अपनी इंट्यूशन की कितनी सुनते हो। तो सबसे पहले मैंने डेटीज़ से कनेक्ट करना शुरू किया और मुझे ऐसा लगा मेरा सारा मार्ग जो उन्होंने मुझे कहना चाहा होगा, वो ये कि मेरी लाइफ में डेटीज़ का आना और उससे पहले तक डेटीज़ का सिर्फ़ शिव जी का जुड़े रहना। वो भी ऐसा कि जैसे मैं किसी फ्रेंड, फिलॉसफर, गाइड से बात कर रही हूँ। दैट वाज़ द मेजर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माय लाइफ। उसके बाद तो जो हो रहा है, वो तो मैं कुछ करती नहीं। एवरीथिंग इज़ बीइंग डन, एवरीथिंग इज़ बीइंग रन द वे दे डिज़ायर। आई डोंट प्ले एनी रोल, मुझे सिर्फ़ मेरा काम करना है। एक्चुअली मैं बस वो ही एक मिरेकल हुआ कि मैंने वहाँ से अपना कनेक्ट बना लिया, तो तार वहाँ से जुड़ गया। अब वो जैसे बोलते जाते हैं, चाहे सपनों में, चाहे मुझे कोई मैसेंजर मिल जाए, लाइक आई मेट हर, कि अब छोड़ दे। एंड मैंने वैसा ही किया और उससे पहले भी शायद किसी ने बोला होगा मगर मैंने सुना नहीं। बट राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट थिंग एंड प्रैक्टिसिंग द राइट मोडालिटी। मैम आप बहुत सी मॉडलिटीज़ की मास्टर हैं और आप रेकी भी करती हैं, आप रेकी मास्टर हैं। तो रेकी जो है मैम वो हाथों से एनर्जी के द्वारा किया जाता है, लेकिन आप डाउज़र के द्वारा द्वारा भी इसको करती हैं। तो उसमें और हाथों के द्वारा करने में यानी कि डाउज़र से और हाथों के द्वारा में क्या डिफ़रेंस है ऐसा? देखो ऐसा होता है कि ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपके हाथ भी इंस्ट्रूमेंट है। तो मेरा मानना है कि अगर आपने हील करना है तो पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि ये हील क्या होता है, हीलिंग किसको बोल रहे हैं। हीलिंग का मतलब है लेट्स अंडरस्टैंड कि इंसान एक पंच तत्वों से बना हुआ है हुँ, एंड ये हमारी एक एनवेलप है। से आप मुझे देख पा रहे हो, मैंने ये जामा पहना है हुँ, इसलिए आप पहचान पा रहे हो कि मैं उषा हूँ हुँ, और हुँ, ये मेरा नाम है। बट ऑनेस्टली मैं एक ऊर्जा हूँ हुँ, एंड सारा काम जब ये समझ में आ जाता है कि मैं एक ऊर्जा हूँ, तो सारा काम अब मैं हाथ से दूसरी ऊर्जा पे काम कर रही हूँ, तो वो हाथ मेरे इंस्ट्रूमेंट हो गए। उसके बाद मैं उनकी एनर्जी को ही चैनलाइज़ करती हूँ, यानी कुछ मेरी गाइडेड कमांड्स होते हैं, जिससे कि वो मेरी साउंड से यानी मेरी जो साउंड की वाइब्रेशन है, उससे वो कनेक्ट होते हैं। हुँ, जो मैं बोलती हूँ उसको सुनते हैं और धीरे, धीरे, धीरे उनका मन शांत होता चला जाता है। तो आप ये कह लीजिए कि वो जैसे सुप्तावस्था में आप अपनी सपनों की दुनिया में जाते हो, हम धीरे से वहाँ जाने लगते हैं और वहाँ पर हमारा क्या होता है सामंजस्य यानी हार्मनी होनी शुरू हो जाती है। बाकी का काम तो सबके अंदर हीलिंग एबिलिटी है। जैसे-जैसे मैं उनको उस स्टेज में पहुँचाती जाती हूँ, वैसे-वैसे वो अपने आप वो एलिमेंट्स बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं और जो-जो उनके डिसबैलेंसेस हैं, तो क्योंकि हम उन्हें स्कैन कर रहे हैं, तो अब मेरे लिए हाथ क्या है? लोग मशीन से भी करते हैं, बट आई हैव चेक्ड दैट बट समहाउ मुझे लगा मेरे हाथ से जो मेरे को फ़ील मिलती है और जो मेरे को डाउनलोड आता है, वॉइस डाउनलोड और अंदर से जो मेरी इंट्यूशन मुझे बोलती है कि नहीं, पेट में प्रॉब्लम है, नहीं, यूट्रस में इश्यू है, तू वहाँ चेक कर। नहीं, इन्होंने हार्ट में बहुत इमोशन होल्ड करके रखा है, सारी कहानी वहाँ से मिलेगी, चेक द हार्ट चक्र एंड वहाँ आस-पास शोल्डर भी चेक करो। तो ये जो कमांड्स आ रही हैं, ये ऑनेस्टली एक हीलर को वहाँ आ रही है जब वो उसका ऑरिक फील्ड चेक कर रहा है। हुँ, तो ये जो उनकी बॉडी से निकलने वाली जो ये ऊर्जा है, वो जब मैं इस हाथों से स्कैन कर रही हूँ, तो मेरे हाथों से जो ये ऊर्जा निकल रही है, वो मेरे लिए ट्रांसमिशन का काम कर रही है और उसको डिकोड कर रही है। ओके। तो हीलर बेसिकली एक डिकोडर है। हुँ, तो आप इसे कह लीजिए हीलर एक चैनल है, जो बेसिकली इस स्क्रिप्ट को पढ़ सकता है और जब वो इस स्क्रिप्ट को पढ़ लेता है, तो वो उसके हिसाब से काम करना शुरू करता है। अब यहाँ पे लगते हैं यंत्र। हुँ, यानी इंस्ट्रूमेंट। अब हाथ भर तो हो गए, मैं हाथों से भी क्लॉ यूज़ करती हूँ। जैसे किसी की साइकिक सर्जरी कर रही हूँ, तो वहाँ पे क्लॉ बनाया और आपने क्लीन किया। इस तरीके से आप चल रहे हैं कि वहाँ पर डेंस एनर्जी उसको क्लीन करें। बट हमारे पास कटर्स अवेलेबल हैं, चक्रावॉन्ड्स अवेलेबल हैं, डाउज़र्स अवेलेबल हैं। अब अगर हम यहाँ पर्टिकुलरली डाउज़र की बात करें, वो बहुत सेंसिटिव एनर्जी से काम करता है, क्योंकि उसका एक पॉइंट है व्हेन आई शो यू द डाउज़र, तो वो ऊर्जा को पकड़ने में उतना ही सक्षम है शायद मुझसे भी ज़्यादा पहले। वो थॉट्स की गति जो होती है, उसको भी पकड़ते हैं, थॉट्स की गति को। मैं आपके थॉट्स को इंटरप्रेट करूँगी, समझूँगी और फिर कुछ फ्यू सेकंड्स के बाद मेरा आएगा, डिकोड हुँ, करूँगी। मगर डाउज़र को पहले से पता है ओके। और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को पकड़ रहा है और वहाँ से उसकी मूवमेंट चालू है। और वो उस तरीके से येस, नो फॉर्मेट में या क्लियर नहीं है फॉर्मेट में चलना शुरू होता है।
अब अगर मैं उसको चक्र पे घुमाऊं, ये चक्र बैलेंस है, मुझे हाथ से भी पता चल रहा है, डाउजर भी कह रहा है बैलेंस है, नहीं बहुत मध्यम गति से चल रहा है, धीमी गति से चल रहा है, तो इसको हील कर सकते हैं। मैं वहां ऊर्जा दे रही हूँ और डाउजर अपना काम करना शुरू कर रहा है देते हैं। मल्टीपल टाइम। लेकिन कई बार कभी कभी हम कुछ ऐसी ऊर्जा जिसको हम नेगेटिविटी बोलेंगे से हमारा हो जाता है आमना 1 to 1, सामना, हाँ। 1 to 1। अब वहां पर हीलर के लिए और भी अच्छा है, क्योंकि हम सिक्योर तो करके चलते हैं, पर अगर आप डाउजर्स यूज कर रहे हो, वॉन्ड्स यूज कर रहे हो, कटर्स यूज कर रहे हो, वो आपके लिए एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और अच्छा। आपको एनर्जी कट करके निकाल के बाहर करने में बहुत आराम से हेल्प करते हैं और किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, ना मुझे ना ही सामने वाले को। लाइक ये एक बहुत ही बस प्रैक्टिस्ड होना चाहिए, आपको अपने इंस्ट्रूमेंट्स पे भरोसा होना चाहिए। इट्स जस्ट लाइक अ डॉक्टर यूजेस अ स्कैल्पेल, है ना? टेक्निक की बात है, वो जैसे अपने इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं और जिस तरह से वो अपनी सर्जरीज करते हैं, उस तरीके से आप भी करते हो। हाथ किसका कितना अच्छा है, वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। और आपका डाउजर आपके साथ कैसे बात करता है, वो बिल्कुल वो दोस्त वाली बात है, क्योंकि डाउजर्स की बड़ी इज्जत है। मतलब अच्छा, ऑनेस्टली तो डाउजर्स बात भी करते हैं, मतलब एक तरीके से कुछ मेनली ऐसे हिंट? बोला जाता है, हुँ, देखिए माने तो सब है, नहीं माने तो कुछ नहीं। हुँ, तो माने तो ऊर्जा है, हुँ, नहीं माने तो हम बोलेंगे अहम, मैं ही हूँ जो कर रहा हूँ, है ना? तो बात सीधी सी है कि डाउजर हमारी एनर्जी से चल रहा है। सबकॉन्शियस माइंड एक अथाह समंदर है, वो उसमें हम जब मन हमारा वहां डुबकी लगा रहे हैं, तो वो भी वहां उस ऊर्जा को पकड़ने में सक्षम है, वो भी एक अच्छा। ऊर्जा है। अब जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, वो मेरा डाउजर सुनता है, ओके। क्योंकि वो मेरी ध्वनि से कनेक्टेड है, मेरी वाइब्रेशन को पहचानता है। उसे ठीक से पता है उषा क्या सोच रही है और क्या कराना चाह रही है। अगर मैं उससे पूछूं कि यहाँ पर क्या मैं हाथों से करूं या बॉन्ड यूज करूं या ग्रिड सिस्टम यूज करूं, यानी हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी नीडेड या वी नीड मोर प्रोटेक्शन, वो हाँ में बताएगा कि नहीं, तुमको जरूरत पड़ेगी तो पहले से बैकअप लेके चलो। तो डाउजर कंटिजेंसी प्लानिंग के लिए मुझे तैयार कर देगा कि नहीं उषा, आप लेके चलो। तो हम लेके चलेंगे कि ये भी रखें, ये भी रखें, ताकि मुझे हीलिंग के बीच में कुछ डिस्टरबेंस ना हो। एक वो चीज है, प्लस वो कार्डनिंग ऑफ द स्पेसेस, यानी हमारा रक्षा कवच बनाने में बहुत सक्षम है, वो बहुत अच्छा करते हैं। प्लस वो एंटिटीज को भी पकड़ लेते हैं। ओह! अगर कहीं पे कोई ऐसी ऊर्जा है जिसे यहाँ नहीं होना चाहिए और मैं अपने काम में पूरा फोकस कर रही हूँ, तो डाउजर इस बात को सेंस करेगा और वो मुझे इंडिकेशन देता रहेगा, यहाँ पे कुछ ऐसा भी प्रेजेंट है जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये होते हैं डाउजर्स और ये होती है आपके साथ उनकी बातचीत। अब ये बात ये कह लो कि बिना बोले हम एक दूसरे की भाषा को सिर्फ़ वो समझते हैं। माइंड रीडिंग जिसे कहते हैं। 1 to 1 हमारी आपस में चल रही है, एंटिटी प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, इसको क्लियर कर सकते हो। मैं अपना काम कर रही हूँ, वो अपना काम चल रहा है, ठीक है? तो ये इस तरीके से चलता है, तो वो मेरे लिए किसी दोस्त से, किसी रक्षक से कम नहीं, एटलीस्ट इन माय प्रोफेशन। तो डाउजर्स बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी और सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स माने जाते हैं और इनको चलाना बहुत सरल है, मगर उतना ही ट्रिकी भी। जितना क्लियर और बैलेंस्ड माइंड, उतनी हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। तो इसलिए ये मैं हमेशा सोच के रखती हूँ कि क्या और कितना हम करेंगे और कहाँ पे डाउजर को मैंने नीचे रख देना है। अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उतना मतलब आपको समझ लेना चाहिए, ये टेक्निक से आता है और प्रैक्टिस से आता है। मैम, आप एक मोक्ष पाठ रीडर हैं और आई एम श्योर कि जो व्यूअर्स आज इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्होंने ये वर्ड जो टर्म है मोक्ष पाठ, ये पहली बार सुना होगा। तो प्लीज़ हमें थोड़ा-सा बताइए कि मोक्ष पाठ क्या होता है और इसका हमारी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट होता है? मोक्षपात, अगर आई वी शुड से थैंक यू टू ब्रिटिशर्स कि वो हमें लूडो दे गए, तो सांप सीढ़ी। टेक्निकली ये सांप सीढ़ी है, मगर ये एक सोल की जर्नी की सांप सीढ़ी है। तो अब मोक्ष पाठ समझने के लिए थोड़ा-सा सोल जर्नी समझ लेते हैं। जैसा मैंने पहले भी बोला कि ये तो अक्स है, ये तो आप मेरा एनवेलप देख रहे हो, इसलिए समझ पा रहे हो कि उषा सामने बैठी है, बट बेसिकली मैं एक सोल हूँ, आत्मा हूँ। तो अब जब हमारे यहाँ आए और मेरा जन्म हुआ, तो मेरी कुछ वर्कबुक है, टू डू लिस्ट है, जो काम करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। तो मोक्ष पाठ इज़ बेसिकली उस टू डू लिस्ट की जर्नी का
कहाँ पे मुझे सांप काटेगा, यानी क्या गलत कर जाऊंगी, और उसके बाद कहाँ नीचे मुझे लाया जाएगा, वो मेरी डिजायर्स। देखिए ऐसा है, अगर मैं यहाँ आ ही गई हूँ तो इसका मतलब है कि मैं सुपर कॉन्शियसनेस या हायर कॉन्शियसनेस के तले पे तो नहीं बैठी हूँ ना। और हमारे हैं 8 प्लेन्स, जो इस गेम में भी, इसको मैं गेम ही बोलूंगी क्योंकि लाइफ इज अ गेम, तो इसमें भी 8 पड़ाव बोले गए हैं। 7 हो गए चक्रस, 7 प्लेन्स, और 8वां हो गया हायर कॉन्शियसनेस, जहां पर हम जिसको मोक्ष की प्राप्ति बोल रहे हैं। तो मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग तो इतना सिंपल है नहीं, सभी आत्माओं को मोक्ष ही चाहिए, लेकिन हमारी जो डिजायर्स हैं, यानी यहाँ अर्थ पे चलता है माया का राज, और महामाया तो ऊपर बैठी है। धीरे से हमें माया टू महामाया की जो जर्नी कवर करनी है, उसको बोल लीजिए आप मोक्ष पाठ, यानी टू द सुपर कॉन्शियसनेस। ठीक है। अब 8वें पड़ाव पे जाने के लिए खिलाड़ी यानी हम अपने अपने तरीके से चलेंगे। तो ये जो गेम है, जिसको पहले लूडो, वो तो सांप सीढ़ी जो बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन इसको हम कहते थे 2000 साल पहले। फिर अगेन ग्रेटिट्यूड टू दोज जिन्होंने, जो सेजेस एंड सीयर्स थे, जिन्होंने इस ज्ञान चौपड़ को, इसको ज्ञान चौपड़ बोला जाता था, जिससे वो अपने मार्ग डिफाइन करते थे। यानी मैं अगर एक सोल हूं तो मेरा मार्ग कहाँ और कैसे चलना चाहिए या चलेगा, और आने वाले पड़ाव में क्या गलतियां ये कर रहा है या कर सकता है। तो बहुत बड़े बड़े पंडित पुरोहित इसको इस्तेमाल करते थे। राजा महाराजाओं के जो पंडित पुरोहित थे, वो उनको सलाहकार के रूप में इस्तेमाल किया गाइड जाता था, करते थे। गाइड करते थे। अब जैसे मोक्ष पट में रीडर हूँ, तो मेरे पास लोग आते हैं, तो मैं उनके लिए सलाहकार का ही काम कर रही हूँ कि मतलब इस समय कौन से प्लेन पर है, आप कौन से पड़ाव पर हैं, जब सोल यहाँ आई तो क्या लेसन लेकर आई। ठीक है। अब उसके टू डू लिस्ट में क्या क्या उसने कर लिया है, और फिलहाल क्या वो नहीं कर पा रही है, और क्या गलतियां या बिलीफ सिस्टम। देखो गलतियां इज व्हाट वी हैव टू एक्सेप्ट, कहीं ना कहीं गलती होगी, तभी तो मैं आगे की तरफ बढ़ूंगी ना। तो कहीं ना कहीं गलतियां भी होंगी, तो वो सांप भी कहीं हमारे लिए डिजायर को फुलफिल करने का मार्ग है। या फिर या तो डिजायर सेटिस्फाई हो जाएगी, या फिर मैं ये समझ लूंगी कि मुझे क्या छोड़ना है। आप इसको सरेंडर करने का और सेक्रीफाइस करने का टाइम आ गया। हाँ। जब आप खेल रहे हो और गलतियां कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं अब स्नेक बाइट नहीं हो रहा, ढूंढने गए ना, तो यहाँ पे क्लियरेंस, तो यानी यहाँ पर हमारे जितने बॉक्सेस हैं, वो बॉक्सेस डिफाइन करते हैं कि उषा स्नेक बाइट की तरफ जा रही है, यानी डिजायर्स के गेम में फंस जाएगी, या ये छोड़ने के लिए तैयार होती जाएगी, और कब कब क्या क्या एक्सेप्ट करती जाएगी। तो पॉजिटिव बॉक्सेस भी, वो मेरे लिए ज्ञान का मार्ग भी खोल रहे हैं, और वो मेरे लिए डिजायर्स का मार्ग भी खोल रहे हैं। वो वायलेंस का रास्ता भी दिखाते हैं, वो वहीं धर्म का रास्ता भी दिखाते हैं, वो वहीं पे इनर्शिया भी लेके आ रहे हैं, वो वहीं पे सिरेनिटी भी लेके आ रहे हैं, है ना। तो ये दोनों ही चीजें मोक्ष पाठ में है। अब आप क्या चुन रहे हो, डिपेंडिंग ऑन आप किस 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 प्लेन में ट्रांसेंड यानी अपर लेवल्स पे मूव करते जा रहे हो। कभी कभी हमने ये देखा है कि हर बॉक्स अपनी एक बात को, कहानी को कह रहा है, और जिंदगी के एक इवेंट को वो चैनलाइज कर रहा है, वो बॉक्स। अब वो स्नेक की तरफ जा रहा है, मतलब डिजायर कट रही है। अगर आप परगेट्री पे हो, यानी कि परगेट्री का मतलब है पश्चाताप। अच्छा, अगर मेरी जिंदगी में मैं किसी एक ऐसे पार्टनर को चुन लूं जिसके साथ मेरा क्यों ये रिश्ता बैलेंस्ड नहीं है, क्यों बार बार मन दुखता है इस रिश्ते में। अच्छा सोच के लोग शादी करते हैं ना, बुरा सोच के तो शादी नहीं करते। तो क्यों ये बुराई, ये टॉक्सिसिटी मूव कर रही है, आज हर आदमी ये पूछता है। लेकिन अगर वहीं पे ये समझ आ जाए कि इसके साथ मेरा कार्मिक कनेक्शन है, और ये सोल जर्नी है, और मुझे एक्सेप्ट करना है, और यहाँ से आने वाला जो कारक है, या जो ये मेरे बारे में सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो बीज मैंने ही बोया हुआ है। ये भी एक तरीके से उसी परगेटरी पीरियड में ये एक्सेप्टेंस आ जाना, तो परगेटरी पीरियड रिड्यूस हो जाना, पश्चाताप का पीरियड एक्सेप्टेंस से कट जाना। अच्छा, पर कई बार बहुत साल लग जाते हैं ये समझने में। तो कितना बड़ा पीरियड है, ये भी सोल खुद डिसाइड करेगी, क्योंकि जब तक उसको एक्सेप्टेंस या अवेयरनेस नहीं आएगी, वो तब तक स्ट्रगल करेगी।
और जैसे ही उसको अवेयरनेस आ जाएगी वो एक लेवल ऊपर चली जाएगी। अच्छा मैम, आपको मैं यहाँ पे इंटरप्ट करूंगी, एक मेरे मन में क्वेश्चन उठ रहा है इन जी सब पूछिए। चीजों को सुनकर। जैसे आपने बताया कि मोक्ष पाठ जो होता है एक सांप सीढ़ी का खेल है जो हमारी लाइफ की, हमारी सोल की जर्नी को बताता है। राइट। अब आज आपने मेरा मोक्ष पाठ देखा और मुझे हम्म, बताया कि आने वाले 5 साल में आपके साथ ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। क्योंकि वो सोल की जर्नी एनी हाउ उस पूरे गेम बोर्ड पर आपको दिख रही है, राइट? जी जी। अब अगर आज मुझे पता चल गया कि अच्छा ये ऐसा-ऐसा होता है और मुझे इम्प्रोवाइज़ेशन की ज़रूरत है और मैं कर लेती हूँ, अपने आप को सुधार लेती हूँ, अपनी सोल जर्नी में जो आगे एक मुझे स्नेक बाइट होने वाला था, मान लीजिए किसी कारणवश, और मैंने उसको पहले ही सुधार लिया, तो फिर क्या वो अपने आप ही उस गेम में चेंज हो जाएगा या फिर वो गेम मुझे चेंज स्नेक होगा। बाइट होगा? गेम चेंज होगा। अच्छा, प्लेयर एक्शन बदल रहा है। और अच्छा। एक्शन कैसे बदला जाता है? थॉट बदले जाते हैं। हाँ। तो मेरा एज़ अ सलाहकार या चैनल क्या काम है? आपके थॉट को बदल दूँ। तो जो आप आज हो, आप अपने पास्ट की मेमोरी का अक्स में देख रही हो। हुँ। अब अगर मैं आपको पास्ट के बारे में थोड़ा बता दूँ, कहाँ से ये बीज बोए गए और कहाँ से ये बिलीफ सिस्टम चल के आ रहे हैं, कहाँ-कहाँ पे दोष लग रहे हैं, कहाँ-कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ-कहाँ पे कौन-सा गिल्ट, जो नहीं किया उसका भी गिल्ट है। अननेसेसरीली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैं ये नहीं कहती रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बुरी बात है, मगर हर किसी के कर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भी तो बोझा बढ़ रहा हाँ। है ना? हुँ। तो मेरे लिए मेरा कर्म प्रधान होना चाहिए। मैं सबकी डेस्टिनी डिफाइन करने क्यों जा रही हूँ? मैं आपको आपके पुराने पड़ावों के बारे में बता रही हूँ। जो बिलीफ सिस्टम आपकी सोल लेके चल रही है, उसके बारे में अवगत करा रही हूँ। क्योंकि मैं कई बार आपके पास्ट की ग्लिम्पसेस भी मुझे मिल जाएँगे, चाइल्डहुड के ग्लिम्पसेस भी मिल जाएँगे और पास्ट लाइफ के ग्लिम्पसेस भी मिल जाएँगे। बिकॉज़ क्लेयरवॉयंस में जब आप हीलिंग वगैरह भी करते हो, तो आपकी थर्ड आई के विजन्स भी बहुत क्लियर हो जाते हैं हुँ। और क्लेयर ऑर्डिनेंस भी, यानी आपको सुनाई भी समझ भी आता है। तो जब हम ज्ञान चौपड़ पे चल रहे हैं, मोक्ष पथ पे चल रहे हैं, कभी-कभी उसके विजन्स आने शुरू हो जाते हैं कि ये अच्छा। इस तरह रहे होंगे और ये बात उस सोल को समझ में आ गई। सोल इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो फट से पकड़ लेती है, ये मेरा मार्ग गलत ले जाएगी। तो जब हम ऊपर की जर्नी देखते हैं और जब हम मोक्ष पाठ देखते हैं, तो जल्दी से सोल को समझ में आता है कि आई हैव स्पेंट सो मेनी इयर्स। अगर कोई 30 साल में मेरे पास आया है, तो 30 साल तो गए। एवरेज लाइफ स्पैन ले लो आप 75 से 80। हुँ। ठीक है? तो अब बचे कितने हैं? अब इतने में मेरे पास, अगर मैं पहले दूसरे पड़ाव पे ही खेल रही हूँ, तो बचे तो हैं, 5 बचे, है ना? और मोक्ष एक और एक और 6 पड़ाव 6 हैं। पड़ाव हो गए। तो हाँ। इसके लिए तो बहुत ही जल्दी मूवमेंट आती है। हम कारक को फास्ट कर देते हैं, उनका गेम और फास्ट हो जाता है। तो जब हम ऊपर-ऊपर उठते जाते हैं और जैसे ही ये चीज़ें हमारे अंदर आती जाती हैं, इंसान फिज़िकल लेवल पे धुलना शुरू हो जाता है। इट्स लाइक अ वॉशिंग मशीन। यू आर स्पिन्ड एंड ड्राइड एंड नो, फिर बाद में धूप में सूखने के लिए डाल दिया हाँ, हाँ, जाता है। हाँ। तो राइट। जो पूरा सिस्टम है, एनर्जी सिस्टम, बिल्कुल ऐसा है। हीलिंग भी बिल्कुल ऐसी है और मोक्ष पाठ आपको आत्मा के लेवल पे धो रहा है। हुँ, जो हुँ। सुप्तावस्था में पड़ा है ज्ञान, सबके पास, आपके पास भी वही है जो बस मेरे वो पास सो है। रहा है इस समय, बस सो रहा है, डोरमेंट उसे है। उठाना है। और मैं इसको वॉलंटरीली उठाई और फिर ये सब्जेक्ट्स पढ़ी, तो मुझे थोड़ी क्लैरिटी आ गई। तो आज मैं आपको इधर बैठ के बता रही हूँ। अब धीरे-धीरे जब आप जाओगे और मेडिटेशन, ध्यान का यहाँ बहुत इम्पोर्टेंस है। वो डब्बे अपने आप जगल करेंगे। आने वाले टाइम में कुछ नया काम शुरू होगा, कोई नई एक्टिविटीज़ आएँगी, आप कहीं नई जगह पे जाओगे, क्लैरिटी आएगी। मैंने तो बोला, लेकिन ये मार्ग कौन बनाएगा? आप और आपका बिलीफ सिस्टम। जैसे-जैसे थॉट्स चेंज होंगे, वैसे-वैसे सोनम के एक्शंस चेंज होते जाएँगे। तो आज से पहले आपने सोचा नहीं था आप ये करोगी, लेकिन अरे! अब आपका मन, विचार जो है, मैं ऐसे करूँगी, ऐसे करूँगी, ऐसे करूँगी। एक्शंस चेंज हो रहे हैं। हुँ, तो हुँ। आज ही इस समय से ही तो एक्शन बदलने शुरू हो जाएँगे और फिर भी जब वो आएगी तो 2 बातें लगेंगी दुविधा। फिर वहाँ मन, पहले मैं सुनती नहीं थी, अब मैं सुनती हूँ। क्योंकि किसी ने मुझे भी बोला था, अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना। सुनना है, तो धीरे-धीरे वो आवाज़ तेज़ होती जाएगी हुँ। और हम अपने एक्शंस को उस दिशा में मोड़ लेंगे। तो यानी स्नेक बाइट कम होती जाएगी। तो मैम जैसे आप मोक्ष पाठ मास्टर हैं, आप मोक्ष पाठ कर रही हैं, बहुत समय से कर रही हैं, हुँ। तो क्या कोई ऐसा आपका क्लाइंट या कोई ऐसा आपको व्यक्ति मिला जिसकी आपने रीडिंग की हो, उसको गाइडेंस दी हो, ये सांप-सीढ़ी का खेल जो सोल का उसको समझाया हो और उसके आगे आपने देखा होगा कि इसकी लाइफ में आगे तो बहुत सारे स्नेक बाइट्स आने वाले हैं। आपने उसको गाइड किया और उसकी एकदम सोल जर्नी बदल गई, ऐसा कुछ था? देखिए, ऐसा होता है कि जब वो लोग मेरे पास आते हैं, तो उनका काफ़ी लेट अस से कि सवाल बेसिक जो मोक्ष पाठ के लिए होते हैं,
वो टैरो रीडिंग और मोक्षपाठ डिफरेंट है। मोस्टली लोग समझते हैं कि मोक्षपाठ रीडर्स भी तो वही बताएँगे कि मेरा बिज़नेस कैसा चलेगा, मेरा पार्टनर कैसा रहेगा या मैं आगे अगले 5 साल, 10 साल कैसे कर लूँगी, बिज़नेस में कितना पैसा कमा लूँगी। बात वही फिज़िकल प्लेन की हो रही है ना? बाय द वे या मेरी ये मैरिज कैसे रहेगी या मेरा मैरिटल पार्टनर कैसा होगा। यहाँ पर मोक्षपाठ थोड़ा डिफरेंट चल रहा है। बातें और थोड़ी गूढ़ होंगी। ये बेसिक सवाल तो एक साइकिक टैरो रीडर या टैरो रीडर्स भी दे सकते हैं। थोड़ी-सी मोडालिटी डिफरेंट है। उनकी मोडालिटी क्योंकि मैं खुद भी करती हूँ, तो कम और बड़ी की बात नहीं है, थोड़ी-सी डीपर जाना है और ये सोल लेवल में जा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें से आने वाली जो परेशानियाँ हैं, उसके मंथन से वो मेरे पास आ रहे हैं कि कब मोक्षपाठ रीडिंग होनी चाहिए। जब मथ कर मक्खन निकलने का समय आ रहा है, तो मोक्षपाठ रीडिंग की तरफ आप अट्रैक्ट होंगे, सोल अवेयरनेस की तरफ। क्योंकि मन में मत कर तो ये हो चुका ना, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? और मेरे साथ ही क्यों? बस तब वो मेरे लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड है, क्योंकि प्रश्न तो आ गया है कि मेरे साथ ही क्यों या ऐसा ही क्यों या मैं कौन? मैं कौन? तब आप सोल जर्नी को पूछ रहे हो और टच बेस कर रहे हो। उस वक़्त मोक्षपाठ बहुत क्लियरली पूरी जर्नी बताएगा, जो पास्ट से शुरू होगी। आपके बचपन में इस तरह के रहा सिनेरियो। तो फॉर एन एग्जांपल लेट्स टेक केस ऑफ अ पर्सन कि जिसकी कभी शादी नहीं हुई, नहीं हो पा रही और जिनके साथ भी उनके संबंध बन रहे हैं, वहाँ पर कुछ ना कुछ कारण से वो भी बात नहीं पसंद बन करते रही। हैं, ये भी पसंद करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कारण से पार्टनर्स निकल जा रहे हैं और टॉक्सिक होता जा रहा है एनवायरनमेंट और कहीं न कहीं वो एक अच्छे मैरिटल रिलेशनशिप की तरफ नहीं जा रहे। यानी शादी का सुख नहीं है। रिश्ता बन रहा है, सब कुछ हो रहा है। इंसान भी बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काम भी बहुत अच्छा है, घर-परिवार बहुत अच्छा है, ज़मीनें हैं, तो शादी ना होने का कारण। अब यहाँ पर सोल की लेसन इस आत्मा ने कहीं पर शादी को लेकर कुछ ऐसा विचार बना लिया और वो इस जन्म में तो अभी शादी हुई नहीं। तो अब क्या करें? उनके पास्ट की जर्नी हमें रिवील होने शुरू हुई क्योंकि इसमें हमें 1 लाइफ टाइम, 2 लाइफ टाइम जिसमें कि इस बर्थ का ब्लॉक, शादी का ब्लॉक समझ आएगा, हम वहाँ जाएँगे अब और अपने मतलब उनके पूर्व जन्म से देखेंगे। पूर्व जन्म से देखेंगे और उसको पूरा मैप करेंगे जेनेसिस यानी पैदाइश होने से जब से ये बीज आया वहां से हम इसकी जर्नी पूरी मैप करते हैं। तो जब पूरी मैपिंग होगी वर्सेस जो प्रेजेंट लाइफ में चल रहा है दोनों तकरीबन तकरीबन सेम चलेंगे। हम यहाँ बोलेंगे कि 12 साल में ऐसा हुआ होगा। 12 साल में वो सोल क्या कर रही थी जब वो पैदा हुई थी वहां पिछले जन्म में, तब वो क्या कर रही थी? 15 साल में, 20 साल में, 40 साल तो 20 सालों के 4 पड़ाव में 80 साल का मान के चल रहे हैं, इसको विभाजित किया जाएगा। और 20 साल तक उस सोल का क्या पड़ाव था मतलब सोल तो सेम ही है, उस जन्म में वो क्या कर रहा था और इस जन्म में ये क्या कर रहा था। उस जन्म में हो सकता है कि किसी ऐसी शादी में जहाँ पे बहुत अत्याचार, दुःख, तकलीफ या पार्टनर का डिमाइज़ बिछोड़ा जिसको बोलते हैं हम अलग नहीं हो पा अलग। रहे, इतना ज़्यादा मोह का बंधन है उसके साथ प्यार प्रेम कि अब उस सोल को हम नहीं पा पाने की जो इतनी ज़्यादा उनकी प्रबल इच्छा है, तो ये सेम वही सोल चाहिए, अब उस किसी और सोल से नहीं बंधन बन पा रहा है। समझ गई। सेकंड किसी दूसरे की लाइफ में इतनी प्रताड़ना, इतना अत्याचार, उनको मार दिया गया, उनको बहुत मार-पिटाई हुई और वैसे में उन्होंने प्राण छोड़े, हाँ, हाँ। दुःख तकलीफ में, पार्टनर नहीं चाहिए। पार्टनर से तकलीफ आती है। शादी दुःख का कारण है। जब सोल उतना दुखी होके ऊपर उठी, तो उसने ये बिलीफ पकड़ लिया, वो ये भूल गई कि मैं तो आत्मा हूँ। मुझे ये कैरी नहीं करना। बट ये बिलीफ सिस्टम उसका कैरी हो गया, ये ब्लॉक हो गया ना और ये ब्लॉक इस जन्म में आ गया। अब यहाँ पे तो सुप्तावस्था में ये पड़ा है, लेकिन ब्लॉक तो है। वो कई बार इवन टैरो रीडिंग हम कर रहे होते हैं। मोक्षपाठ तो फिर एक डीपर लेवल पे ले हाँ, जाएगा, हाँ। वहाँ पे आ जाता है। और अगर मैं मोक्षपाठ कह रही हूँ, मोक्षपाठ में तो मैं पूरी जर्नी उनको बताऊँगी कि ये ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, आपने उस वक़्त ये पकड़ा, बहुत अत्याचार है, बहुत वायलेंस हो रही है, इसलिए सोल ये ऐसा सोच धीरे से मन में वो अच्छा, ओके, बट मैं तो इस बर्थ में हूँ, यहाँ पर तो सोच रहे हो कि शादी करनी चाहिए, तो अब क्या होगा शिफ्ट आएगा।
वो जन्म बीत गया, अब उसे भूल जाओ। बहुत बहुत क्लियर आपने एक्चुअली आज कर दिया ये कंसेप्ट। अभी तक जो हम लूडो और सांप सीढ़ी खेल रहे थे, उसमें हमारा जो एक एम होता था कि हमें 100 तक पहुंचना है, तो ये जो 100 है हमारा एक्चुअली हमारा मोक्ष का द्वार है। हाँ, वहां पहुंचने के लिए एक सोल को जो 0 नंबर से लेके 100 तक का सफर तय करती है। यहाँ पे 100 नहीं है, मतलब यहाँ पे मैं एक हाँ, जनरल हाँ, एक सांप राइट, सीढ़ी राइट, की अगर बात सांप सीढ़ी करूं, की बात करें तो हमारे को सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि मैं कौन और मेरी जर्नी क्या है। तो बेसिकली ये आत्मा का सारा खेल है। और जैसे हम समझ जाते हैं, क्योंकि सुप्तावस्था में ज्ञान है, यू आर एन ओल्ड सोल, अभी थोड़ी पैदा होके सीख रहे हो, तो वो ज्ञान कहीं से ट्रेवल होके आ रहा है और आपको ये करना ही था, इसलिए किसी ने आपको जगह दिया, बस दैट्स इट। मैम जैसे अभी आपने बताया कि एक जो ओल्ड सोल होती है वो उसको बहुत कम समय में पता होता है, जैसे 15 साल में उसको इतना ज्ञान आ गया और एकदम से हम कहते हैं कि उसको इतनी एनलाइटेंड हो गई, तो पता कैसे चलता है कि कोई सोल ओल्ड है या न्यू है, ये कैसे डिफाइन कर पाते हैं? ये ऐसा है, वैसे तो ऐसा कहीं पे कोई मापने का तो हिसाब है नहीं। एक है ध्यान, आप खुद भी पता लगा सकते हैं, क्योंकि ध्यान से ही आप अपनी सेल्फ डिस्कवरी की तरफ मुड़ जाते हैं। इसलिए टाइम एंड अगेन आई हैव ऑलवेज सेड, थोड़ा-थोड़ा मेडिटेशन सबको करना चाहिए। और अगर हम सेल्फ डिस्कवरी के लिए मेडिटेशन करते हैं, तो हमें धीरे-धीरे अपने ही बारे में पता चल पाएगा। तो ये कह लीजिए कि जितने गूढ़ लेसन्स हैं और सवाल हैं, उतनी ही पुरानी सोल, और सोल खुद मुझे इशारा करेगी कि मैं कितनी पुरानी हूँ, क्योंकि मैं उसकी उस लाइफ टाइम को टैप कर पाऊँगी। बात ये है कि आपकी बुक है, बिना आपकी परमिशन से मैं नहीं खोल सकती, सेम आकाशिक में होता है। बात ये है कि मोक्ष पट में भी अगर मुझे सोल कहीं ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि मैं ये हूँ, तो मेरे पास वो पावर है कि मैं उसको टैप कर सकती हूँ, बट एग्जैक्टली वो उतना पीछे जाएगा। और जब मैं मोक्ष पाठ कर रही हूँ, तो मुझे कहीं से लगेगा ये 200 साल पुरानी बात तो नहीं है, इतनी पुरानी, तो 200 साल भी एक सोल के लिए नया है। अच्छा, 200 साल भी एक सोल के लिए नया है, क्योंकि इसमें कितने बर्थ हो जाएंगे, 200 साल में कितने बर्थ हो जाएंगे, 2 बर्थ तो एटलीस्ट हो सकते हैं। हैं? और उसके बीच में सोल रेस्ट भी करेगी, तो 2 बर्थ, पर 2 बर्थ की तो बात नहीं हो रही है, हम गए और पीछे और पीछे और पीछे। तो जिस जन्म में ये सीड आया, जिसकी आज हम ब्लॉकेज रिमूव कर रहे हैं या डिस्कशन कर रहे हैं, अगर वो 2000 साल पुरानी है, तो इसका मतलब 2000 साल तो हो गए ना, 2000 साल हो गए। जो ये सही गलत का मार्ग है, कहीं न कहीं आपको हर पड़ाव से निकाला जाएगा। तो ये अब सवाल चलता है कि अगर आप भिक्षु थे, तो क्या आप वॉरियर बन सकते हो? एक तरफ तो भिक्षु बचाता है, हाँ, उसका तो मार्ग ही नहीं है, वायलेंस उसका तो तो है मार्ग ही ही। नहीं है वायलेंस, वो तो वायलेंस मुड़ के नहीं देखता है। और आप किसी जन्म में, है ना? अब मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि कब मैं वॉरियर थी, कब मैं बौद्ध भिक्षु थी, पर मैं ये कह रही हूँ कि आपको हर पड़ाव से घूमना है। तो एक वॉरियर्स एनर्जी, सोल को सबका एक्सपीरियंस लेना है। सबका एक्सपीरियंस, और जो मेरी जर्नी में है, क्योंकि एक पड़ाव है ऐसा जहाँ पे बहुत अंदर मैं फील करती हूँ कि मैं जितनी स्पिरिचुअल हूँ, उतनी ही वॉरियर हूँ। तभी शायद जब कोई एंटिटी आती है, तो मैंने आपको बोला ना, एकदम पंजे गड़ जाते हैं और बाहर आ जाते हैं, वो विकराल रूप में मैं आ जाती हूँ। मुझे खुद लगता है कि एवरीथिंग अराउंड मी इज चेंजिंग, आई एम चेंजिंग फॉर्म्स, हाउ इज इट हैपनिंग, आई डोंट नो। और बाद में एकदम नॉर्मल हो गया आप। बट ये जो ट्रांजिशन आ रहा है, ये कहीं वो एनर्जी बन रही है आपके अंदर, ऊर्जा है, और वो आपकी पुरानी स्किल सेट में से, मेमोरीज में से, ज्ञान में से आ रहा है, और फिर वापस। मैम आप एक साइकिक रीडर भी हैं और मैंने सुना है कि साइकिक एक होते हैं और एक साइकिक मीडियम एक होते हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? एक्चुअली साइकिक इज बेसिकली, आप ये कह लीजिए, जिसको हम ये कह सकते हैं कि वो सबकॉन्शियस माइंड को रीड कर सकते हैं। और आप ये कह लीजिए, जैसे मैं बोल रही हूँ चैनल हूँ, तो मैं उसमें से मुझे मैसेजेस मिल जाते हैं, विजन्स मिल जाते हैं, तो मैं बोलूंगी कि मैं साइकिक हूँ। साइकिक मतलब जिसकी थर्ड आई एक्टिव है, वाइब्रेंट है, और वो उसके थ्रू जो आपको नॉर्मल दिख नहीं रहा है, मुझे वो दिख रहा है। आपको जो नॉर्मल सुन नहीं रहा है, मुझे वो सुनाई देगा। जिसको हम बोलते हैं क्लेयरवॉयंस, क्लेयर ऑर्डिनेंस। इसका मतलब है कि लोग बोलते हैं एंजल मैसेज दे रहे हैं। नहीं, वो ध्वनि है। मैं ये नहीं कह रही, मैं उनको क्वेश्चन भी नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ ध्वनि है, वाइब्रेशन है। एक नॉर्मल इंसान उतना ही सुन पाता है जितने की उसकी वेवलेंथ सेट है। अब यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक्सपैंड हो रहे हैं,
और उस एक्सपेंशन में मेरा रेंज बढ़ जा रहा है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे मेरा एंटीना वो सब पकड़ पा रहा है अब, जो आप नहीं पकड़ पा रहे हो। तो मैं वो देख भी पा रही हूँ थर्ड आई से, सुन भी पा रही हूँ, और मेरा प्रोसेसर उस इंफॉर्मेशन को जल्दी से प्रोसेस करके मुझे बता भी देगा, नहीं 2000 साल पुरानी बात है, अभी की बात नहीं है, इंजरी पेट में नहीं हुई है, तुम चेक करो। इस तरीके से जो इंफॉर्मेशन मेरे को मिल रही है, यही मेरी साइकिक माध्यम का प्रबल सोर्स है। इसीलिए मुझे साइकिक बोला जा रहा है, क्योंकि थर्ड आई जो है, इससे मैं काम कर रही हूँ। अभी बाकी का जो मैं यूज कर रही हूँ, आप ये कह लो कि चाहे मैं रेकी प्रैक्टिस करूं, चाहे मैं उसकी जगह साइकिक डेक यूज कर लूं। अब डेक में भी मुझे उस बंदे के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। एक नॉर्मल टैरो रीडर अलग कर रहा है, पर एक साइकिक अलग कर रहा है, क्योंकि उसके पास कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आ रही है। बस इसीलिए वो साइकिक टैरो रीडर है, क्योंकि वो आपको भाव, सोल जर्नी, पास्ट लाइफ, इससे कनेक्ट करा देगा, और उससे एक्सेस में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। थर्ड आई यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल है। अगेन मेडिटेशन से ही थर्ड आई बैलेंस भी होती है, थर्ड आई की मेडिटेशन भी होती है, बट ग्राउंडिंग रहना यानी बैलेंस में वापस आ जाना एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है। नाउ वी से चैनल्स। तो जैसे चैनल्स मतलब स्पिरिट्स, यानी हमारे आसपास की बहुत ऊर्जा है, और जैसे जैसे आप एक्सपैंड कर रहे हो, आपको सुनाई भी दे रहा है, दिखाई भी दे रहा है, समझ में भी आ रहा है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, रेल्म्स, या बहुत सारी ऐसी एंटिटीज, एज यू ग्रो हायर आप उन्हें देख भी पाओगे, आप उन्हें समझ भी पाओगे, या जैसे हम जिज्ञासा रखते हैं वैसे वो हमारे बारे में जिज्ञासा रखते हैं, ये क्या चीज है, राइट? तो उस तरीके से एनकाउंटर हो जाना बड़ा ही स्वाभाविक है, जब हम मेडिटेशन करें तब भी, जब हम कोई साइकिक वर्क करें तब भी। अब आई चूज, ऐसे मैंने बोला ना, सब कुछ सोल चॉइसेस पे है। आई डोंट वांट टू इंटरैक्ट, आई डोंट वांट टू टॉक अनलेस नेसेसरी। तो मैं देखती हूँ और उसके बाद अपने कामों में आगे बढ़ जाती हूँ। मेरे कामों में बाधा लगाने के लिए मेरे पास रोकने के और उसको मतलब बाहर रखने के तरीके हैं। लेकिन अगर बाय चांस आपको कहीं किसी एक मोडालिटी है जिसको हम बोलते हैं साइकिक मीडियमशिप, उसमें क्या है कि अगर किसी को उनकी परदादी से आने वाली इश्यूज के बारे में पता करना है, तो वो जो साइकिक मीडियम है वो उस स्पिरिट को चैनलाइज कर सकता है, और कई बार वो अपनी बॉडी से यानी उन्हीं की आवाज में इंफॉर्मेशन आएगी, या वो देखकर उन्हीं की आवाज में आपको बात करें। नाउ दीज आर साइकिक मीडियम्स, मीडियमशिप बोलते हैं, और उस ऊर्जा को वो जागृत कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, और इसको बोलते हैं अवेकनिंग द डेड। और उस ऊर्जा से वो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, बात कर रहे हैं, और सामने वाला साफ सुन रहा है, वो बात कर रहे हैं उनसे। अब ये हो गई साइकिक मीडियमशिप, लेकिन हम ये नहीं करते। मेरे अपने विचार है कि मैं ये क्यों नहीं करती। ऑल्दो करने के लिए जब आप इवॉल्व होते हो, आपको एंटिटी जरूर समझ में आती है, ऊर्जा जरूर समझ में आती है। मुझे ऐसा लगता है कि जितनी जरूरत हो ऐसे अगर हम खोल देंगे, तो जो लोग साइकिक मीडियमशिप करते हैं उनका अलग तरीका है, बट कहीं ना कहीं उसके अपने प्लस और माइनस हैं। चाहे मुझे पास्ट लाइफ देखनी हो, चाहे मुझे एंटिटी दिख रही है और उससे इंफॉर्मेशन लेनी हो, चाहे मुझे एंटिटी को बाहर रखकर कोई काम करना है, ये साइकिक वर्क के अंदर आता है। और हमारे को सिर्फ उतनी जितनी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन उसके ठीक हो जाने से इंफॉर्मेशन है, वहां तक रखनी चाहिए, ऐसा मैं सोचती हूँ। तो जितना पास्ट लाइफ से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो दे दिया, और मुझे लग रहा है कि वो आत्मा प्रेजेंस बना रही है, तो वहां से इंफॉर्मेशन जो मिले वो डाउजर के थ्रू, वॉन्ड्स के थ्रू, क्रिस्टल्स के थ्रू ली जाए। सवाल जवाब आप प्रश्न उत्तर डाउजर्स के थ्रू भी कर सकते हो, और जितना जरूरी है उतना इंफॉर्मेशन दिया, जो उनके लिए करने के लिए जरूरी है उतना इंफॉर्मेशन दिया, और उसके बाद कट ऑफ, एंड Door देन यू गो close. बैक टू अ डोर क्लोज। हमें एंटरटेनमेंट के लिए या किसी की जिज्ञासा को शांत करने के लिए हमको ये काम, मुझे एटलीस्ट सही नहीं लगता, तो मैं ये नहीं करती। जहां मुझे लगता है कि ये बाधा है और पूरा परिवार सफर कर रहा है और वो लोग इसी बाधा के निवारण के लिए आए हैं, तो हम फिर उतने लेवल तक उसको कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं अपने आप को एक साइकिक बोलती हूँ और चैनल बोलती हूँ, जितना जरूरत है। एंड दूसरा जो मेरा ये डेटीज का कनेक्शन है, अगर मेरे इष्ट अलाउ करे और या उनके इष्ट मुझे दर्शन दे के वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, या पितृ दर्शन दे के वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, मैं वो जरूर से उन्हें बताऊंगी,
चाहे मुझे फोन करके बताना पड़े। मैं डिस्टेंस हीलिंग कर रही हूँ और मुझे वो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, मैं चाहे उन्हें बता दूं फोन करके, ऐसा है ऐसा है ऐसा है, आपको ये करना पड़ेगा, ये लगेगा, काम खत्म हो गया। मगर इसके आगे का नहीं। मैम आपने बहुत सुंदर तरीके से एक्चुअली बहुत क्लियर किया कि साइकिक और साइकिक मीडियम में क्या डिफरेंस होता है। तो एक बात बताइए, क्या कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन, कोई भी एक आम आदमी साइकिक बन सकता है या इसके लिए कोई कोर्स करना होता है? देखिए कोर्सेज होते हैं, क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से आपकी ऊर्जा को चलाते हैं। बहुत सारी बार मेरे पास बहुत सारे लोग आए हैं जो यूट्यूब से स्टूडेंट्स करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा भी काफ़ी कंटेंट यूट्यूब पे है एंड इनफैक्ट आपकी वीडियो भी जाएगी। बट द पॉइंट इज़ कि एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर में ऊर्जा का ग्रो होना और एक अच्छे टीचर या गुरु की मार्गदर्शन में आप कोई काम करो वर्सेस आप खुद से एक्सप्लोर कर रहे हो, तो ये एक, जैसे बोलते हैं ना ध्वनि यानी आकाशा, तो आप एक बहुत चौड़े सेक्टर, एक बहुत वाइब्रेंट सेक्टर को टैप अपॉन कर रहे हो। अब ये कितनी ऊर्जा प्रोड्यूस करेगी वो आपको मालूम नहीं, आप कितना सक्षम हो वो आपको मालूम नहीं, कितना एब्जॉर्ब करोगे, कितना ग्राउंड करोगे, कितना ओवर स्पिल हो जाए, आप ना कर पाओ। और शरीर तो एक लिमिटेड माध्यम है ना, उसकी एक लिमिटेड पैरामीटर सेट है, तो इसके लिए एक टीचर का होना, एक गुरु का होना इम्पोर्टेंट है। ऑल्दो मैंने भी डिफरेंट गुरुज के साथ सीखा है, वर्कशॉप्स में किया है और कुछ खुद से आया है, बट लेट्स से कि शुरू में तो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में करना ही ये बेहतर रहता है। तो मैम जैसा अभी आपने बताया कि साइकिक मीडियम जो होते हैं वो एक अलग दुनिया के जो एंटिटीज होती हैं उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, उनके थ्रू मैसेजेस भी ट्रांसफर करते हैं। और आपने भी कई बार फील किया है कि कुछ एंटिटीज आपको दिखाई देती हैं या होती हैं क्योंकि आप एक मीडियम कनेक्ट हैं। करते हैं, राइट। हाँ, तो मैम क्या कभी ऐसा कोई हुआ कि आपने किसी को हीलिंग के लिए आपके पास कोई आया, आपने उसे हील किया और आपने देखा कि उसके उसके थ्रू कोई एक एंटिटी प्रवेश करने की कोशिश कर रही है या आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रही है, ऐसा कभी हुआ? मैं आपको इससे थोड़ा दूसरा एक एपिसोड सुनाऊंगी, जानकारी को थोड़ा साइड रखते हुए, कि वंस ऐसा 2-3 बार बहुत क्लियरली हुआ है और बहुत बार तो आभास होता ही है। मेरे पास एक मेड, उनकी कोई सिस्टर है जान-पहचान, तो उनको तो ज़्यादा इस बात की इतनी समझ नहीं है कि भाभी क्या कर रहे हैं। बट हाँ, उन्हें इतना पता है कि भाभी कई बार जैसे बोलते हैं ना मोटी-मोटी लैंग्वेज में नज़र उतार देंगी तो बच्चे का बुखार ठीक हो जाएगा, ऑल्दो आई एम डूइंग द हीलिंग ऑफ कोर्स। तो वो मेरे पास उसको शायद ऑरा क्लीनिंग के पर्पस के लिए लेके आई कि मेरी सिस्टर की बेटी है और इसका फीवर बहुत दिनों से दवाई चल रही है, उतर नहीं रहा है, तो एक बार आप देखो। तो मैंने उनको बोला कि आप घर में नहीं हैं, आप मेरे पास स्टूडियो में ही आ जाओ। और जब वो यहाँ आई, तो वो करीबन 12-13 साल की छोटी बच्ची थी। जब मैंने उसको देखा, तो मुझे बहुत वीक और फीबल लगी और मुझे ऐसा लगा शायद ऑरा बहुत वीक है इसका। बट जैसे ही मैंने उसको टच किया, आई सेंस्ड कि ये नॉर्मल टच नहीं है। अब ये नॉर्मल टच मतलब स्किन तो स्किन ही है और वो अलाइव भी है, लेकिन वो कुछ ऊपरी ऊर्जा की जो एक मेरे को फ़ील दे गई अंदर से, यहाँ पे कुछ और मिलेगा। दैट इज़ बीइंग साइकिक। अब जब मैंने उसको लिटाया, मैंने उसको पूछा, मैंने कहा, "बेटा आपको कुछ दिखता है? आपको डर लगता है?" देन शी सेड कि मेरी बात कोई सुन नहीं रहा है। मैं जब आती हूँ तो मेरे साथ-साथ कोई आता है, जब मैं जाती हूँ तो मेरे साथ-साथ कोई जाता है। मैंने कहा आपको कोई हार्म करता है? आपको कोई नुकसान करते हैं? आप कुछ कहते हैं? नहीं, वो कुछ नहीं कहते हैं, वो बस मेरे सामने बैठे हैं, मुझे घूरते रहते ओह! हैं और उससे मुझे डर लगता है। मैंने घर में इनको बोला है मगर बच्चे की बात आई गई होगी। वो हाँ। बोले भाभी कहाँ है? कुछ समझ में नहीं आ रहा, या तो इसको कोई भूत बाधा होगी। आई सेड चलो लेट्स फॉरगेट अबाउट व्हाट इट इज़, अभी हम देखते हैं। तो मैंने उस लड़की को लिटा दिया ऐसे अपने हीलिंग बेड पर और उसकी डाउज़र आई टूक, वॉन्ड आई टूक और उसके बाद मैंने सबसे पहले वो, लेकिन वो रखे ही रहे तब तक वो रखे ही रहे। मैं अभी डाउज़र से भी चेक नहीं कर रही हूँ, हाँ, बिकॉज़ आई थॉट लेट मी फर्स्ट कनेक्ट ही ऐसा है कि ये इंडिकेटर तो दे गया है मुझको। तो लेट मी जस्ट क्लीन द ऑरा एंड सी व्हाट इट इज़। बट जैसे ही मैंने फर्स्ट स्ट्रोक लिया, पूरा कर्टन ऑफ करने के बाद, फर्स्ट स्ट्रोक से ही मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहा है। और फिर सेकंड स्ट्रोक एंड थर्ड स्ट्रोक एंड देन सर्टेन जेस्चर्स एंड सर्टेन हैंड मूवमेंट्स ना हम लोगों की बदल जाती हैं। ये मूवमेंट्स आ जाती हैं और एक्स्ट्रा साइकिक जो हम जिनको हैंड्स बोलते हैं, वो अपने आप एक्टिव हो जाता है। शुरू में तो हमें सिखाया जाता है, बट बाद में आप एनर्जी सेंस करते हो तो वो अपने आप एक्टिव हो जाते हैं। तो जब हम कर रहे हैं उसको,
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक अपरी लेयर से हवा जैसी चीज पीछे की तरफ उसके पैरों की तरफ मूव कर रही है, एंड देन आई कुड सी somebody बेंडिंग डाउन, जैसे कोई झुककर पैर छूने की दंडवत में जाता है, हाँ बेंडिंग डाउन, एंड दैट वाज द गर्ल वाज देयर, उसके पैरों की तरफ कोई बैठा है दंडवत, वो बिल्कुल अलग ही एक चीज थी, वो एक बिल्कुल ही अलग चीज है जो आई वाज सीइंग, आई वाज एंड आई हैड माय आईज क्लोज्ड, मैंने आंख खोली फिर बंद की, नो इट इज देयर, और वो ऊर्जा मुझे दिख रही है, महसूस हो रही है, एंड इट इज जस्ट बेंडिंग डाउन, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग इट हैड नो हेड। ओहो, द गाय मस्ट हैव डाइड, वो इंसान जब मरे होंगे, क्या हुआ उनके साथ नहीं हुआ, बट द मेन पर्पस ऑफ कमिंग हियर टू द हीलिंग रूम वाज जाने का रास्ता बना दो, हम भटक रहे हैं, बच्ची को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा intention नहीं है। था। तो बेसिकली वो सिर्फ एक माध्यम पकड़ा उन्होंने कि वो मुझ तक पहुंच पाए जहां पर वो ऊर्जा को हम हील कर पाए, एंड कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि कुछ पोर्टल्स हम खोल पाते हैं जहां से इनका क्रॉसओवर का रास्ता, मार्ग जो है वो बन जाता है। हम जो इंटेंशन दे रहे हैं, जो उसके लिए प्रेयर कर रहे हैं, वो मुझे अपना क्लियर कट बता गया, आई डोंट वांट टू हर्ट, एंड वो मुझे पूरा दिखा भी गया, एंड द वे इट वाज बेंडिंग डाउन, द मैसेज वाज क्वाइट क्लियर। So all I did was some healing symbols, blessings, opening the marga, exit, and prayers, and thank you, और बच्चे को ग्राउंड किया, उसको हील किया, मतलब वो वॉन्ड वहां रखा रह गया, वो डाउजर वहां रखा रह गया, उसकी यूज ही नहीं हुई। उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। और जब मैंने बच्ची को देखा तो मेरा जो टिश्यू पेपर बिछा रहता है, जो बड़ा सा रोल है, दैट वाज ऑल वेट एंड शी वाज स्वेटिंग, ठीक है, और वो उठी है, उसके बाद उसको कोई फीवर नहीं, कुछ नहीं, एवरीथिंग डन, 20-25 मिनट की हीलिंग रही, बट दिस वाज अ रिमार्केबल इंसिडेंट। और ये ऐसी चीज है जो जिसके बाद मैं अपने हीलिंग स्टेशन को और इसको कमरे को बहुत इम्पोर्टेंस देती हूँ, और दैट्स द रीजन मैं इसको बोलती हूँ कि इसकी ऊर्जा को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जिनका वास है उनके परमिशन से हम काम कर पाते हैं, उन्हें डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। दैट्स व्हाट आई पर्सनली फील, क्योंकि मैंने तभी बोला कि जो डेटीज की प्रेजेंस है शायद सब उनके हिसाब हो रहा है, मेरे को तो वो सिर्फ बोलते हैं कि अब ये आएगा, तुम ये कर देना, और जो ये मूवमेंट्स हैं ये सब उनकी है। आई विल गिव यू अनदर इंस्टेंस, आई वाज हीलिंग समबडी, और उस दिन मैं यहाँ नहीं थी, मेरे कोई जानकार थे घर पर डिनर के लिए आए हुए थे, तबीयत हो गई उनकी खराब, और रात का करीब 8 बजे का टाइम था, डिनर विनर सब रेडी, तो मैंने बोला चलो एक बार देख लेते हैं अंदर वाले बेडरूम में ही। तब मुझे ये था कि देखने में अभी ठीक लग रहा है, क्या ही हो सकता है, नथिंग वाज रॉन्ग, बिलीव मी नथिंग वाज रॉन्ग, बट उनकी तबीयत खराब हो रही थी। सो मैंने बोला चलो आओ देखते हैं, तो घर में मेरे पास कुछ कुछ क्रिस्टल्स रहते हैं, कुछ रहते हैं, मैंने कहा चलो घर में कर रही हूँ, बेड के नीचे कुछ सेलेनाइट एंड टर्मलिन और ऐसा सब रख देते हैं, और मैंने फिर वही एनर्जी जैसे हम करते हैं, ऑरा क्लीन हम जरूर करते हैं, मेरी प्रैक्टिस है, ये कार्डन ऑफ करती हूँ, पूरा एरिया के लिए डेटीज को बुलाती हूँ, उनसे मदद मांगती हूँ, और मेरी और सामने वाले की रक्षा में रहें और मुझे मार्गदर्शन करते रहें। दैट्स द प्रेयर आई ऑलवेज डू। जब हम कर रहे हैं तो जैसे ही उनके पैरों की तरफ मैं गई हूँ, और वही मूल धारा वाली बात है, तो मुझे ऐसा लगा कि सीन इज चेंजिंग, और वहां कर कोई बड़ा सा हवन कर रहा है, बट हवन ऐसा है कि वो जो हम हवन कर रहे हैं वैसा नहीं है, स्मेल आ रही है, और वो बिल्कुल काला है, आसपास वाला बंदा काला है, एवरीथिंग इज काला, देयर इज अ ह्यूज ग्रुप, और मुझे तब तांत्रिक ऊर्जा, और मुझे पहली बार ये फील हुआ कि मैं जरूरत से ज्यादा बड़ी चीज को हैंडल कर रही हूँ, और मेरा पहला स्टेप गया, भगवती ये मेरी पहुंच के ऊपर है, बिकॉज जिस तरीके से वो ऊर्जा प्रोड्यूस हो रही है वो बहुत ही डिफरेंट थी, बहुत ही डिफरेंट, और वो तांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, बहुत सारे लोग प्रोटेक्शन में भी बहुत सारा काम कर रहे हैं, बट ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी है जो मुझे पता है कि इविल है, नेगेटिव है, और तभी मेरे हाथ सीधे उठे कि ये मेरी पहुंच के बहुत बाहर है, आई एम हियर इन माई हाउस,
आई वुड नीड प्रोटेक्शन, जो मैं पहले भी बोली अब भी बोल रही हूँ। एंड आप मानोगे नहीं, मुझे ऐसा लगा कि समथिंग इज मूविंग अराउंड मी एंड आई कुड हियर दैट टक 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 साउंड एंड समथिंग टेलिंग मी यू डू व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, डू नॉट इवन बॉदर। अच्छा, आई एम देयर टू हेल्प यू। मैंने संभाला है, तुम अपना काम करो। एंड मुझे ऐसा लगा मेरे आसपास एक सुरक्षा कवच बनता जा रहा है। टक 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 दैट साउंड, जब तक मैं वो पूरा प्रोसेस करके खत्म करके काट के बंद नहीं करके हटी, तब तक दैट साउंड वाज रोटेटिंग अराउंड मी एंड व्हेन आई प्रेड एंड डिड थैंक यू, इट जस्ट रिसीडेड। और जब मैंने उन्हें उठाया और उन्होंने हाथ मुंह धोया, मैंने भी हाथ मुंह धोया, बिकॉज मुझे लग रहा था कि मेरे क्राउन पे ही बहुत कुछ घूम रहा है, हैवीनेस। तो आई पोर्ड सम वाटर ऑन माय हेड कि अब शांत हो जाए, बिकॉज एवरीथिंग चेंज्ड अराउंड मी। जब उनसे मैंने पूछा है तो वो कह रहे हैं ऐसा नहीं लग रहा था कि दो, मतलब जैसे हम नॉर्मल हीलिंग करते हैं तो यहाँ एनर्जी फील हो रही है, यहाँ कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा था सर से लेकर पांव तक मुझे किसी ने कवर कर रखा है। कभी यहाँ एनर्जी फील हो रही है, फिर गले पे फील हो रही है, फिर यहाँ हो रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तैर रहा हूँ और किसी ने मुझे संभाला हुआ है, नीचे से भी ऊपर से भी, और मेरे चारों तरफ बादल बादल घूम रहे हैं, बादल बादल घूम रहे हैं। एंड इस तरीके से उनका एक्सपीरियंस रहा। और उन्हें लगा, मुझे तो लगा आज उषा के 10-15 हाथ निकल आए और सब तरफ से मुझे संभाला हुआ, आई एम फाइन। तो मैं सो गया, बादल देखते देखते मैं सो गया, और उसके बाद वो ठीक हो गए। बट जो मेरे साथ हुआ, दैट वाज समथिंग। तो उससे मुझे समझ में आते हैं कि झुक के रहना और ये ना कहना कि आप कर रहे हो, क्योंकि मैं तो नहीं कर रही थी, वो सच हम बात है। केवल एक जरिया हैं करवाने वाला, तो मैंने बोला ना हाथ उठा के कि ये बहुत बड़ी चीज है और मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो मुझे बोला गया तुम अपना काम कर, आई एम देयर एंड एवरीथिंग मूव द वे इट हैड टू बी। और वो भी ठीक हो गए और सब कुछ ठीक हो गया, और मैं घर में ही कर रही थी और कुछ भी नहीं हुआ, एवरीथिंग वाज सॉर्टेड। तो ये उनकी बड़ी कृपा है, वो करवाती है, मैं तो क्या ही कर सकती। मैम, आपकी इतनी डीप नॉलेज हमारे इस डिस्कशन को और मतलब जैसे कहते हैं बहुत इंटरेस्टिंग बनाती जा रही है। मन नहीं कर रहा कि इसको रोका जाए। लग रहा है कि आपसे बहुत कुछ और मुझे पूछना है, बहुत कुछ मुझे और जानना है आपसे। लेकिन समय को देखते हुए अभी हम फिलहाल इस एपिसोड को यहीं पे रोकेंगे। लेकिन हम इस अपनी चर्चा को आगे भी बढ़ाएँगे और मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि हम उषा मैम के साथ अपने डिस्कशन को और कंटिन्यू करेंगे। हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे और एक नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तो प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहिए और उषा मैम को सुनते रहिए। और हाँ, अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, आपके मन में कोई भी प्रश्न है, आप उषा मैम के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हम इनकी सारी डिटेल्स अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहे हैं। इनके फ़ोन नंबर, इनकी वेबसाइट, सारी चीज़ें। आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपने मन की बात पूछ सकते हैं, आप इनसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम अपना इतना समय देने के लिए। थैंक थैंक यू। यू।